हूँ कि मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, तो मेरी चॉइस है मैं पूरे 10 का ट्रांसफर करके इसमें से 6,000 शेयर ट्रांसफर कर दूं। मेरी एक और चॉइस है कि मैं अपने पूरे के पूरे शेयर उठा के बेच दूं, मतलब मैं अपने 10,000 शेयर पूरे के पूरे ट्रांसफर कर दूं। ये मेरी चॉइस है। जब मैं ट्रांसफर करूंगा सामने वाले को, तो इसके बदले मेरे को सामने वाले से क्या मिलेगा? कंसिडरेशन मिलेगा। कंसिडरेशन जो होगा वो क्या होगा? तो या तो कैश देगा सामने वाला, या कैश के अलावा कुछ और भी दे सकता है। पहले आप बताओ, मेरी बताई इतनी कहानी आपको समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? सर सुनो ना, बोलो ना। वो जो राइट इशू होता है, राइट इशू होता है ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू हाँ होता है, हाँ, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब पब्लिक को, मतलब किसी को भी दे सकते हैं ना, ट्रांसफर कर सकते हैं ना, अगर खुद नहीं कर रहे हैं एक्वायर रिनाउंस तो। करते हैं उसको। रिनाउंस मतलब ट्रांसफर करना होता है। अच्छा रिनाउंस ठीक है। ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, हाँ क्लियर है? ये ट्रांसफर अभी तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। या तो पूरे शेयर दे दो, या तो आधे शेयर दो, आपकी चॉइस है जितना देना है। आप हो बेचने वाले तो आपका नाम ट्रांसफरर है, जिसको मिल रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। अब तरीका क्या होता है समझ लो। अगर आज मैं बोलता हूं मेरे पास कंपनी के शेयर है, तो मैं ट्रांसफरर हूं। अब मुझे अपने शेयर अगर ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे एक अच्छे पर्सन को ढूंढना होगा। वो पर्सन क्या कहलाएगा बताओ? ट्रांसफरी सर। ट्रांसफरी। वो ट्रांसफरी कहलाएगा। तो ट्रांसफर करने के लिए हमारे पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक फॉर्म बनेगा, जिसको फॉर्म SH4 बोलते हैं। SH4 जो होता है वो ट्रांसफर डीड होती है। क्या होती है? ट्रांसफर डीड। कोई भी गुड्स को ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर पेपर तैयार किए जाते हैं ना। तो शेयर ट्रांसफर के लिए जो पेपर होता है उसको ट्रांसफर डीड बोलते हैं। इसमें ये लिखा होता है कि कितने शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं और उसके बदले में कितना पैसा मिल रहा है कैश में। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब यस जब सर। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में ट्रांसफर डीड बन जाएगी, तो फिर क्या होगा? इस ट्रांसफर डीड को आपको कंपनी में सबमिट करना होगा। सबमिट करने को बोलते हैं लॉजमेंट। क्या बोलते हैं? लॉजमेंट। तो जिस दिन सबमिट करे उस डेट को क्या बोलेंगे अपन? लॉजमेंट। डेट ऑफ लॉजमेंट बोलेंगे। हमने कंपनी में सबमिट कर दिया भैया, ये काम हमने किया है अपने ट्रांसफर डीड को। अब याद रखो कि जब भी आप कंपनी में लॉज करते हो, मतलब अपनी ट्रांसफर डीड सबमिट करते हो, कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो विद इन 60 डेज, या आप इसको 2 मंथ भी बोल सकते हो, 2 महीनों में कंपनी को ट्रांसफर अप्रूव करना होगा। क्या करना होगा? अप्रूव मतलब कंपनी वाले बोलेंगे कि हाँ हम तैयार हैं, ये शेयर देखो शेयर तो कंपनी के ही है ना। शेयर होल्डर को अगर किसी और को बेचना हो तो कंपनी की तो परमिशन लगेगी लगेगी ना। तो जब आपने कंपनी में अपना ट्रांसफर फॉर्म सबमिट किया है, डेट ऑफ लॉजमेंट, उसके 60 दिन के अंदर या 2 महीना जो भी बोलो चलेगा, कंपनी को इस ट्रांसफर को अप्रूव करना पड़ेगा। जब तक कंपनी इस ट्रांसफर को अप्रूव नहीं करेगी, तब तक ट्रांसफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये जो अप्रूवल की डेट होती है इसको बोलते हैं डेट ऑफ अप्रूवल। तो इससे आपको ये समझना होगा बेसिकली कि लॉजमेंट और अप्रूवल के बीच में 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, या 60 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जब भी आप लॉज करोगे उसके कितने महीने के अंदर अप्रूवल हो जाना चाहिए? 2 महीने के अंदर। आप बताओ ये बात 2 समझ महीने आ गई? क्लियर है? यस तो सर। मैं पहले सिखा दे रहा हूँ पूरा ट्रांसफर, ताकि आपके मन में एक पैसे का डाउट ना रहे। ठीक है, अपने को कोई हड़बड़ी तो नहीं है कि एकदम जल्दी खत्म हो? नहीं। हाँ, तो एकदम आराम से सुनो, अच्छे से समझो। ये समझ आ हाँ गया? सर। अब इसका आफ्टर इफेक्ट हाँ समझ सर। जाओ। ट्रांसफर मैं बोल रहा हूँ चलो हो गया अप्रूव, कंपनी ने भी ट्रांसफर को अप्रूव कर दिया। अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आप बहुत ध्यान से रिजल्ट सुनना। सबसे पहले तो शेयर सर्टिफिकेट में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा? शेयर शेयर सर्टिफिकेट। पहले सर्टिफिकेट में। पहले क्या था? सर्टिफिकेट पे ना सामने मेरा नाम लिखा हुआ है जमशेद,
मैं क्या हूं, इन शेयर्स का ओनर हूं, इसलिए मेरा नाम लिखा है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इस नाम को काटेंगे, तो क्या किया जाता है, जो सर्टिफिकेट का बैक साइड होता है ना, उसमें एंडोर्समेंट कॉलम बनाया जाता है। एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर कॉलम। अब यहाँ पे लिखा होता है नेम ऑफ एंडोर्सी, मतलब नेम ऑफ ट्रांसफरी भी बोल सकते हो, नेम ऑफ ट्रांसफरी। तो जैसे अभी भुवन को ट्रांसफर हुआ ना, तो यहाँ पे भुवन का नाम आ जाएगा। फिर भुवन ने आगे जैसे ऋषिता को ट्रांसफर कर दिया तो नीचे ऋषिता का नाम आ जाएगा। फिर ऋषिता ने लाची को ट्रांसफर कर दिया तो लाची का नाम आ जाएगा। लाची ने वैभव को ट्रांसफर किया तो वैभव का आ जाएगा। वैभव ने साक्षी को ट्रांसफर किया तो साक्षी को। तो हमेशा जो ओरिजिनल शेयर होल्डर उसका नाम सामने ही रहता है। फिर जब ट्रांसफर करता है तो जो भी एंट्री बनती है हमेशा याद रखना बैक साइड में बनती है। पहले बताओ कितना समझ आया? पूरा आ सर। गया सर। कोई डाउट नहीं। पहला इफेक्ट समझ आया। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा समझो। दूसरा इफेक्ट आएगा रजिस्टर्स में। जब भी कोई शेयर खरीदता है तो उसकी एंट्री जो होती है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखी जाती है, और उसमें आपको एक फोलियो नंबर दे दिया जाता है। तो जैसे मेरा फोलियो नंबर 2 है, मान लो मेरा नाम जमशेद है, तो ये मेरा एक पर्टिकुलर पेज है जिसमें लिखा होगा कि मेरे कितने शेयर्स हैं। अब जैसे मैंने अगर सारे शेयर अपने क्या कर दिए, बेच दिए भुवन को, तो यहाँ पर ट्रांसफर दिखा दिया जाएगा, ट्रांसफर्ड 10,000 दिखेगा, और ऊपर मेरा फोलियो क्लोज हो जाएगा। क्लोज इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मेरे पास 10,000 शेयर थे और पूरे के पूरे शेयर मैंने क्या किए, ट्रांसफर कर दिए, बेच दिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब नया फोलियो क्रिएट जो होगा वो भुवन का होगा, फोलियो नंबर 3 मान लो। यहाँ पे नए पेज में भुवन का नाम लिखा होगा, और यहाँ पर वो कितने शेयर दिख रहे होंगे, 10,000 शेयर दिख रहे होंगे। 10,000। रजिस्टर का इफेक्ट समझ आया कि नहीं आया? यस हाँ सर। सर। कि सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 10,000 शेयर होते, और अगर मैं यहाँ पर अभी इसको 4,000 शेयर ट्रांसफर किया रहता तो क्या होता, क्या मेरा क्लोज होता? नो सर। नहीं होता। तो यहाँ पर नीचे कितना दिखने लग जाता, 6,000। 6 भुवन 6,000। जो क्रिएट होता उसमें कितना दिखता रहता, 4। 4,000। कितना समझ आया? दो इफेक्ट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर ये सर। रजिस्टर के फ्रंट साइड में क्या लिखे रहता है? रजिस्टर के फ्रंट साइड में कुछ नहीं, रजिस्टर का पेज होता है भाई, एक एक पेज में फोलियो ए सॉरी सर। सर्टिफिकेट। सॉरी सर, ये जो फ्रंट सर्टिफिकेट का। तो उसमें दिस इज टू सर्टिफाइड दैट वैभव स्वर्णकार इज होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर इन अवर कंपनी, नीचे कंपनी की सील लगी होती है। ओके सर। एक सैंपल भेजूंगा, देख लेना, ठीक है। ये दो इम्पैक्ट समझ आए कि नहीं आए पहले तो ये बता दो सर सम्माना। यस सर। तीसरा आगे सर। आपका ट्रांसफर डीड है SH4, अब ये कंपनी में डिपॉजिटेड रहेगी, आपको नहीं देंगे। कहाँ जमा रखेंगे इसको, कंपनी में डिपॉजिट। कंपनी में। अब पहले ये बता दो तुमको ये पूरा समझ आ गया कि नहीं, शेयर का फंडा हाँ सर। यस सर। आ गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, हर प्रोविजन को, इसको ना लेक्चर की मैं रिकॉर्डिंग भी अभी भेज दूंगा जो अभी लाइव में पढ़ा, ताकि इसको दोबारा एक बार ना रिवाइंड करके फिर देखना। जब तुम ट्रांसफर जैसे करते हो ना, तो ये दो तरह से तुम कर सकते हो। एक तो होता है वॉलंटरी, खुद की इच्छा से, और एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब मर गया भाई शेयर होल्डर, तो क्या होगा, मर गया तो क्या होगा बताओ, सर उसके घर वालों को दे देंगे शेयर्स। है ना। तो बस अब ये ध्यान रखो कि जैसे वॉलंटरी होता है तो दोनों लोग जिंदा हैं, ए भी जिंदा है, मैं बोलता हूँ बी भी जिंदा है, दोनों अलाइव है, तो इनके बीच होने वाले ट्रांसफर को ट्रांसफर ही कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके लिए क्या बनती है, ट्रांसफर डीड बनती है, जिसको कौन से फॉर्म में बनाया जाता है, SH4। SH4 ना ठीक है। SH4। और अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ए है तो हम बोल रहे हैं ए की डेथ हो गई है, तो ऑटोमेटिकली इसके शेयर किसको जाएंगे, बी को जाएंगे। बी इसका कौन होगा, लीगल हायर होगा। सही बात है गलत बात है? सर तो उसने नॉमिनी डिसाइड क्या होगा ना। बेटा नॉमिनी जिसको बनाओगे वही तो लीगल हायर है ना तुम्हारा, ओके सर। है ना। तो इसको हम टर्म देते हैं ट्रांसमिशन। क्या टर्म देते हैं, ट्रांसमिशन।
तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में अंतर क्या है? दो जिंदा लोगों के बीच में जो हो वो क्या है? ट्रांसफर। और मरने के बाद जो हो वो क्या है? ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन। जो वॉलंटरी हो वो ओके सर। क्या है? ट्रांसफर। मैं म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके सर। हाँ सुनो, जो वॉलंटरी हो, स्वेच्छा से हो, वो क्या है? ट्रांसफर। और जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून द्वारा हो, वो क्या है? ट्रांसमिशन। तीसरी बात, जब ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर डीड लगेगी, ट्रांसफर डीड लगेगी। लेकिन जब मर जाएंगे तो क्या ट्रांसफर डीड लगेगी? नो SH4। यहाँ पर कोई SH4 या कोई ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल डेथ सर्टिफिकेट लगता है कि मर गया सामने वाला। नेक्स्ट, पैसे का लेन देन यहाँ पे होगा। कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, कंसिडरेशन लगेगा। और यहां पर नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई जिंदा लोगों के बीच हो तो पैसा लो, कोई मर गया तो ऑटोमेटिकली शेयर ट्रांसफर हो रहा था, काय का पैसा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ट्रांसफर ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है, तो एकदम इजी डिफरेंस है। मीनिंग बताना, नेचर बताना, वॉलंटरी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक, यहाँ पे ट्रांसफर डीड लगती है, यहाँ ट्रांसफर डीड नहीं लगती, यहाँ कंसिडरेशन लगता है, यहाँ कंसिडरेशन नहीं लगता। बोलो हाँ या ना, कितना समझ आया? पूरा सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो आगे सुनो। अब अगर इतना समझ आ गया, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो गया आप लोग के ऊपर? नहीं सर। नो सर। अभी तक क्लियर हुआ है ना सारी चीजें? हाँ सर। अच्छा, अब जैसे आप ट्रांसफर की आगे बात कर रहे हो, तो यार ये भी आपको देखना होगा कि आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट है कि पब्लिक है। प्राइवेट है कि पब्लिक है? पब्लिक कंपनी में क्या होता है? शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। सही बात है गलत बात है? सही बात है सर। आप किसी को भी उठा के ट्रांसफर कर सकते हो। पर प्राइवेट कंपनी का ऐसा हिसाब किताब होता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्शन। अब आपको ये बात समझनी है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रोहिबिशन कहीं से नहीं है, रोक है पर मना नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। मतलब चाहो तो कर भी सकते हो। पहले बताओ, ये मेरी बात जो मैंने बोली आपको समझ आई कि नहीं है? यस सर, आ गई। क्या समझ में आया? सर कि आप वो चीज सर आप शेयर किसी को दे सकते हो, आपकी इच्छा हो तो कर सकते हो। क्लियर है? ये भुवन की आवाज कैसे लटक लटक के आ रही है ऐसे? पियानो बजा रहे हो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मत बोल, मत बोल। नेटवर्क प्रॉब्लम। बस चलो शुरू करें। अब जो मैंने बोला उसको मैं नोट्स में बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, अच्छे से समझो। जब फ्री ट्रांसफरेबिलिटी की बात की जाती है तो प्रोविजन देखो, पहला प्राइवेट कंपनी का प्रोविजन है। नोट्स दिख रहा है सबको ना अच्छे से? हाँ सर। अब देखो क्या लिखा है, शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटी। मतलब आप इसको शेयर बाजार में तो नहीं बेच सकते, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर। सच शेयर बाय देयर वेरी नेचर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मार्केट। The objective behind the right of restriction on transfer of share is to preserve the composition of share holding। मतलब हमारे शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी के बने रहे, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। Section 2 subsection 68 of Companies Act restrict the right to transfer share but does not prohibit the right to transfer share। आप बताओ इस लाइन में कोई दिक्कत? नो सर। In case of transfer of share of a private company, the provision or restriction contained in article should be duly complied with by transferor and transferee। जब आप प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो आर्टिकल में जो रिस्ट्रिक्शन लगा है आपको उसको कंप्लाई करना होगा या फॉलो करना ही होगा। हाउएवर कंपनीज एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है 44, ये क्या बोलता है? शेयर तो भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है और बिल्कुल ये क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर
हो सकते हैं एक दूसरे से। आप इसमें कभी भी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन तो लगा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा कभी भी लगा सकते हो तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। आप बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सिर के ऊपर से तो नहीं गया? सर बोल भाई। सर अगर एमओए में लिखा है कि आप मतलब शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते तो क्या होगा? एमओए में कभी लिखा ही नहीं रहता, एमओए में तो क्लॉजेस होते हैं, वो तो बॉडी है, आर्टिकल में लिखा होता है। अच्छा, तो आर्टिकल में लिखा है जैसे कि आप नहीं कर सकते प्रोहिबिशन नहीं कर रेस्ट्रिक्शन। सकते, रिस्ट्रिक्शन कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो वो भी बता रहा हूँ कि कब रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होते हैं, कब नहीं होते। हाँ, तो ऑल्टर कर सकते हैं। क्या चीज? हाँ सर, क्या बोले? अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं तो उसको ऑल्टर कर सकते हैं क्या? इमेजिन करो तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है, आर्टिकल में से अगर तुम ये लिख देते हो कि शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो फिर तुम्हारी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस रह जाएगा क्या? नो सर। डिफरेंस भाई, प्राइवेट और नहीं। पब्लिक का डिफरेंस बनाने के लिए तो रिस्ट्रिक्शन डाला गया है क्या? प्राइवेट मतलब क्या होता है, अपनी पहचान के लोगों में शेयर हाँ। बेचते रहे, उससे ज्यादा ना निकले, इसलिए फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं रखा गया है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके अच्छे सर। से समझ आ रहा है लॉजिक? हाँ हाँ अब सर। ये याद रखना, रिस्ट्रिक्शंस कुछ चीजों में अप्लाई नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल, मतलब शेयर जाएंगे ही जाएंगे, कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो रोक नहीं पाएगी। ऐसा कब होगा? तो सबसे पहला, जब एक शेयर होल्डर अपने शेयर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहे। जैसे मैं बोलता हूं एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें मैं शेयर होल्डर हूं, अब ये शेयर्स मैं जो है अपनी डॉटर को देना चाहता हूं, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो मेरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे बाद उसी को जाएंगे शेयर्स। कितना क्लियर है मेरी बात? ओके सर, तो पूरा इसको सर। नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो बाय लॉ उसके शेयर उसके लीगल हायर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चले ही जाते हैं, और इस पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला जा सकता। आप बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। तीसरी बात, राइट इशू आया है, ऋषिता एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसको राइट दिया गया था कंपनी में शेयर खरीदने का, उसने अपना राइट रिनाउंस करके किसी और के नाम कर दिया, तो अब जिसको उसने रिनाउंस करके दिया है शेयर किसको मिलेंगे? उस पर्सन को। जैसे ऋषिता ने बोला मेरे को अभी मत दो शेयर, लाची के नाम पे मैं राइट रिनाउंस करती हूँ, ट्रांसफर करती हूँ, तो शेयर फिर किसको ऑफर होंगे? बताओ। लाची को। लाची लाची। को। ठीक है, क्लियर है? तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ जी सर। एप्लीकेबल नहीं है, ये बात अच्छे से समझ गए हो कि डाउट है? नो समझ सर, गए। डाउट नहीं है। अच्छा, तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा कब? रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल कब होगा? रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल कब होगा? एक तो प्रियम्पशन के राइट पे होगा। किस पे होगा? प्रीएम्पशन। इसको होता क्या है? VIMP कर दे रहा हूं, इसको मैं VIMP कर दे रहा हूं, एग्जाम में अलग से शॉर्ट नोट भी पूछ देता है। ठीक, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, इससे प्रियम्पशन समझ आ जाएगा। सपोज करो एक प्राइवेट कंपनी है अभय स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? अब इसमें क्या है, वैभव एक शेयर होल्डर है। पहले बताओ कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है? प्राइवेट। प्राइवेट है। प्राइवेट। अब वैभव एक शेयर होल्डर है जिसके पास मैं बोलता हूँ 5000 शेयर है, ठीक? वैभव के अलावा इस कंपनी में 20 शेयर होल्डर और है, मैं बोलता हूँ जी 20 सर। शेयर होल्डर और है, ठीक है? अब वैभव बोल रहा है मैं अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो राइट ऑफ प्रियम्पशन ये बोलता है कि भाई वैभव, अगर तुम ट्रांसफर करना चाह रहे हो ना शेयर, तो फर्स्ट ऑफर दी शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑफर दी शेयर फॉर ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी तो अंदर ही अंदर मामला निपटना चाहिए, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे पूछ लो, उनमें से कोई लेना चाहता है कि आपके शेयर? अगर ये नो बोल देते नहीं, देन फिर आप कंपनी से परमिशन लेके किसको बेचो? जिसको भी आप चाहो। पब्लिक को। कितना समझ आया? राइट ऑफ प्रियम्पशन। पूरा सर। तो राइट पूरा ऑफ सर। सर मतलब पहला प्रेफरेंस कंपनी के अंदर वालों को ही मिलेगा। बस
तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे ऊपर कि भाई मेरे को पहले शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करने हैं। वो मना कर देंगे तो फिर जाके बाहर मेरे को जिसको लगे मैं उसको क्या करूंगा, बेच दूंगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है, कोई डाउट नहीं आएगा। If a member wishes to some or all of his shares, such share shall be first offered to existing member of the company at a price determined by director or by auditor of the company or by use of formula set out in article। पहले बताओ इतनी लाइन जो मैंने बोली उसमें कोई डाउट आया क्या? इस लाइन में कोई डाउट है? अगर मेंबर को अपने शेयर बेचने हैं तो किसको बेचेंगे? एग्जिस्टिंग मेंबर को। किस प्राइस पे? तो प्राइस वो होगा जो डायरेक्टर डिटरमाइन करे या ऑडिटर डिटरमाइन करे या वो फॉर्मूला जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? नो सर। If no existing member is determined to acquire share, then share can be transferred by transferor to proposed transferee। आप बता दो, कोई दिक्कत? आगे की लाइन भी बहुत अच्छे से याद रखना। A member is not bound to sell his share to other member under preemption clause unless any other member or member agree to buy all the share proposed to be sold। आप भी बाउंड नहीं हो तब तक बाहरी को शेयर देने के लिए जब तक आपके मेंबर आपके शेयर खरीदना ना चाहे। आप बता दो कितना क्लियर है? पूरा सर। अच्छे से। दूसरा रिस्ट्रिक्शन कब एप्लीकेबल होता है समझ लो, डायरेक्टर क्या जेन्युइन रीजन है कि वो आपके ट्रांसफर को रिफ्यूज कर दें और वो रीजन आपको बता रहे हैं, तो अगर उनके पास रीजन है तो आपके ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे वैभव कंपनी का शेयर होल्डर है, अपने शेयर एक ऐसे पर्सन के नाम ट्रांसफर करना चाह रहा है जो बहुत ही बदमाश है, तो डायरेक्टर को अगर ये बात पता है तो डायरेक्टर बोलेगा हम तुमको ट्रांसफर नहीं करने देंगे, हमारा ये जेन्युइन रीजंस है। आप बता दो कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा सर। अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? यस सर। भाई पब्लिक कंपनी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में आप समझ जाओगे। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब छोटे छोटे प्रोविजन है, जैसे कंपनी में भाई आप कब अपनी ट्रांसफर डीड जमा करते हैं और कितने दिन में अप्रूव होना चाहिए, तो बताओ ना, जमा करने की डेट को क्या बोलते हैं? लॉजमेंट। और उसके कितने दिन के अंदर अप्रूवल हो जाना चाहिए? 2 महीने के। 2 महीने। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 60 days या फिर 2 महीना। तो ये पैराग्राफ ये दोनों पैराग्राफ अपन पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ये बताओ। पढ़ लेंगे। समझ आ गया अच्छे से? यस सर। अच्छा, ये नेक्स्ट ये आईएमपी है भैया, ये केस बेस या वैल्यू बेस बना के देता है। सपोज करो पार्टली पेड अप शेयर है तो क्या, अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो क्या, ये कल मुझसे ऋषिता ने पूछा था शायद, है ना? पूछा था क्या? सर ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ देखो, कंडीशन ऐसी है कि जैसे एक शेयर है, मान लो ये शेयर जो था वो वैभव के पास था, अब वैभव ने क्या किया, 10 रुपए के शेयर पे अभी 6 रुपए दिया है, 4 रुपए इसका भी कॉल्ड में है, मतलब दिया नहीं है, ये कॉल मनी या आउटस्टैंडिंग है अभी। अब ये जो है शेयर्स वैभव जो है वो साक्षी को ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो ये शेयर पहले बताओ फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है? प्रीपेड है सर। हाँ, पार्टली पेड है ना? पार्टली पेड है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कंपनी जो है इस बात का नोटिस साक्षी को भेजेगी कि वैभव के जो शेयर हैं वो पार्टली पेड हैं, ठीक है? जब तक साक्षी नो ऑब्जेक्शन नहीं देगी कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, उसका जो पार्टली बचा पैसा मैं चुका दूंगी, ठीक है? कितने दिन में नो ऑब्जेक्शन देना है? 2 हफ्ते में नो ऑब्जेक्शन देना है, तब तक ट्रांसफर पूरा नहीं हो सकता। समझ आया क्या? ओके सर। यस सर। तो ये आपको बहुत घुमावदार क्वेश्चन इससे देगा। तो नोटिस कौन से फॉर्म में जाता है याद रखना, SH5 में जाता है। अपन फॉर्म्स की एक लिस्ट बनाएंगे अभी, है ना? ओके सर। ठीक है, तो देख लो, कंपनी भेजेगी नोटिस साक्षी को कि भाई अभी इसका पार्टली पेड शेयर है, क्यों ले रहे हो तुम अगर नो ऑब्जेक्शन बोलोगे तभी तुम्हारे नाम शेयर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट, कितने समय में सर्टिफिकेट डिलीवर करने हैं, ये मैंने बताया था कि अभी उस दिन बीच में शेयर सर्टिफिकेट बताया हूँ 100%। मैंने बताया शेयर अलॉट होते हैं तो 2 महीने के अंदर भिजवाए जाते हैं। बतायो। हाँ सर बतायो।
शेयर ट्रांसफर होते हैं तो 1 महीने के अंदर, और अगर डिवेंचर मामला है तो 6 महीने के अंदर। बताया हूं ना ये? हाँ एक हाँ हाँ। बतायो सब बतायो। कि अगर कंपनी बनती है तो जो इनिशियल सब्सक्राइबर है उनको भी सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर भिजवाना होता है। ठीक है, आपकी कंपनी आज बनी, आपने शेयर सब्सक्राइब किया होगा तो कंपनी बनने के 2 महीने के अंदर जो है आपके घरों में आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। तो आप याद रखना, इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर आते हैं, शेयर जब अलॉट होता है तो अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर आते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, ट्रांसफर होता है शेयर तो बैक साइड में एंडोर्समेंट कॉलम में एंट्री करके आपको 1 महीने के अंदर मिलता है ट्रांसफर अप्रूव होने के। और डिवेंचर का मामला है तो 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट आते हैं। ये आपको 3 से 4 अटेम्प्ट में पूछ चुका है क्वेश्चन। बच्चे सदमे में चले जाते हैं, पर फैक्ट ये आपके लिए बोनस है। 6 नंबर का आता है ये, 6-8 नंबर का। आपको सिर्फ यही बोलता है बताओ डिफरेंट टाइमलाइन क्या है, अलग अलग समय में कब कब सर्टिफिकेट डिलीवर किए जाते हैं। आप बताओ आपके जीवन में इसको लेकर कोई समस्या है क्या? नो सर। नहीं। तो ये सर तो ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रांसफर का है ना? क्या चीज? अरे ये नहीं सिर्फ भाई, ये ट्रांसफर का कॉमन है ना? क्वेश्चन है कि शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में डिलीवर होते हैं। तो अच्छा 4 अलग अलग ओके सर। सिचुएशन है। कंपनी बनेगी तो भाई उस टाइम भी लोगों ने पैसा लगाया है तो बनने के 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट दो। शेयर आपको अलॉट हो रहा है, जब शेयर अलॉट होगा तो अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर। ट्रांसफर अप्रूव हो रहा है तो 1 महीने के अंदर, और डिवेंचर अलॉट हो रहा है तो 6 महीने के अंदर। ये जनरल है। ओके सर। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भैया? कर कर लेंगे लेंगे सर। सर। हो जाएगा ये आपसे। हाँ। अगेन नेक्स्ट, ये ना ट्रांसफर वाले टॉपिक से बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आते हैं और खूब सारे वैल्यू बेस्ड आते हैं। ये टॉपिक खत्म होने पे अपने को प्रैक्टिस लगेगी इसकी, सर है ना? बोलना सर टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? क्या क्वेश्चन? कितने? 6? हाँ, 6 के अंदर ओके तेरे सर। रहते हैं 28, अच्छा है ना? सर ओके हाँ, सर। बोलो ना। अगर क्या बोलते शेयर खरीदने के पैसे नहीं है तो हाँ, हम लोग लोन ले सकते हैं उसी कंपनी से? उसी कंपनी से। हाँ। हाँ, वो कंपनी अगर फाइनेंस करती होगी तो ले सकते हो, अलाउड है, ये चीज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, देखो शेयर गुड्स की तरह है, हर गुड्स फाइनेंस पे मिलता है, वो कंपनी फाइनेंस पे दे रही होगी तो ले सकते हो। पर आपके ऊपर डबल लायबिलिटी आ जाएगी ना, इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा ना लोन पे। हाँ। समझ आई बात? अच्छा, यस ये सर। क्या? अगेन ये आज ये देखो ये लास्ट टॉपिक है, फिर मैं इस पे रुकता हूँ। ठीक है, आपको बहुत डीपली में एक एक चीज समझा दे रहा हूँ, आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा देखोगे आज, है ना? यस सर। ये ना, ये क्या लिखा है पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिखा है ना? हाँ। यहाँ पे सिचुएशन क्या दे रहा है आपको कि सपोज करो एक्स नाम का एक शेयर होल्डर था, अब वो जैसे डेथ हो गई उसकी, मर गया, तो इसके शेयर किसको जाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। भाई तो कंपनी को तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना भाई, उसको शेयर होल्डर बनाने के लिए। अब जैसे मान लो ये जो है एक्स जो है शेयर होल्डर, आज मर गया 10 तारीख को, 10/1/2020 में, तो तुरंत अब क्या होगा, एक ही दिन में थोड़ी ना होगा कि वाई को शेयर मिल जाएंगे, पर यह है कि उन शेयर्स पे वाई का हक है। अब वाई क्या करता है, 10 तारीख को ही ना ये शेयर जो है जेड के नाम ट्रांसफर कर देता है। तो ट्रांसफर वैलिड है कि नहीं, क्वेश्चन ये है। सर समझ आया? मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो इस पर जो सेक्शन 56 का सबसेक्शन 5 है, ये बोलता है कि अगर आप शेयर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो शेयर आने से पहले ही आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हो। भले आप शेयर होल्डर अभी बने ना हो पूरी तरह से, भले रजिस्टर में आपका नाम ना हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मिलने आप ही को थे तो मिलने से पहले ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब एक्स को मर जाने दो, बस जैसे मरा ना उठाओ बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना क्लियर है? ऐसे लोग बहुत दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, बागबान के बच्चे हैं ये, पर होता है ऐसे। समझ गए? हाँ। कोई ओके डाउट इसको सर। लेकर मन में? बोलना। डाउट था हाँ हाँ सर, जैसे एक्स के मरने पहले वाई मर गया हाँ, और तो वाई मरने के बाद एक्स मारा, हाँ, तो उसका लीगल होगा सर? जो नेक्स्ट होगा वो पर्सन होगा। नॉर्मली क्या होता है, लॉ ये बोलता है कि जैसे एक्स है तो अगर वो कोई नॉमिनी नहीं रखा है तो एक्स के मरने के बाद उसके शेयर एक्स के वाइफ को जाते हैं, अगर शादीशुदा है तो।
और शादीशुदा नहीं है तो पेरेंट Okay, sir. ठीक है। अब वाइफ पेरेंट पहले मर गए तो एक्स का कौन है, तो एक्स का जो भी करीबी रिश्तेदार होगा जो क्लेम करने आ जाए उसको दे दिया जाए। ओके सर, कितना क्लियर हुआ? पूरा आ सर गई पूरा। समझ। अब आपका ये होमवर्क है, आप ये पेनल्टी पढ़ ही लेना, प्रोसीजर पढ़ना शेयर ट्रांसफर का आपको मैंने बता दिया है, इसमें जो दिया प्रोसीजर पढ़ोगे आप, ठीक है। ये चीज पढ़ना आज ओके जहां सर। तक हम कर रहे हैं। कोई दिक्कत आपको? नो सर। आप ये करो, ठीक है बेटा। हम्म। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ थोड़ी देर में। यस सर। चलो ओके, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।